नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच भानुप्रतापपुर के करीब 15 गांवों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांग है कि उन्हें बांसला और महंतपुर में नया धान खरीदी केंद्र खोला जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही भानुप्रतापपुर ब्लॉक के बांसला और दुर्गुकोदल ब्लॉक के महंतपुर सहित आसपास के लगभग 15 गांवों के किसानों ने एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर संबलपुर चौक कृषि मंडी के सामने जोरदार चक्का जाम कर दिया। किसान बांसला और साथ ही महंतपुर में नया धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है और अब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये कदम उठाया है। किसानों के समर्थन में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी पहुंची और किसानों के साथ चक्का जाम में बैठी। साथ ही किसानों की मांगों को जायज ठहराया। विधायक मंडावी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी होने की बातें करती है और जगह जगह जनजातीय गौरव दिवस भी मना रही है, पर किसान यहाँ सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। उनकी मांगों और समस्याओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे। हम इस वक्त मौजूद है संबलपुर कृषि मंडी के सामने, जहां पर तमाम जो 14 गांव के ग्रामीण है वो सड़क में यहाँ पर बैठे। दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो यहाँ पर ग्रामीण है लगभग 14 गांव से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महिला और पुरुष तमाम तरीके से जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो लोगों को सड़क में आकर बैठना पड़ा, क्योंकि धान खरीदी स्टार्ट हो चुका है और धान खरीदी होने के बाद लोग किसानों को धान खरीदी में धान बेचना चाहिए, लेकिन वो सड़क में बैठे हुए हैं। इनके समर्थन में विधायक सावित्री मंडावी जी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उनसे जानेंगे आखिर आप समर्थन में आए हैं लोगों के यहाँ पर और देख रहे हैं कि किसान 14-15 गांव के किसान सड़कों पर बैठे हैं। क्या स्थिति आन पड़ी मैडम जो आप किसान जो है यहाँ सड़क में बैठ रहे हैं? निश्चित ही आज मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र के समस्त किसान जो है आज सड़क पे बैठने का नौबत आ गया। हम लोग को इन लोगों की लंबित मांग है धान खरीदी केंद्र, कब से उन लोग मांग करते आ रहे हैं। लगातार मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, वहाँ के कलेक्टर से भी मिल के आए हैं, लेकिन यहाँ का मांग जो है 2 जगह धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं। वाकई में एक दमकसा जो है और ये क्या बासला 2 जगह की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लंबित मांग है और जरूरी है एकदम। तो वाकई में किसानों को बहुत लोड हो जाता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि किसान भी चाह रहे हैं कि जब तक अगर नहीं हो जाता तो धान खरीदेंगे नहीं खुलता है, तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इन किसानों की मांग है, हम सब की मांग है। तो वाकई में वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। कलेक्टर चाहे तो हो सकता है, हम कलेक्टर पे दबाव बनाएंगे। इनकी मांग जो है, किसानों की मांग जो है पूरा होना चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि आज मेरे किसान भाई जो है बीज से लेकर खाद, जब बीज का समय आया और खाद का समय बड़े महंगे दामों में खरीदना पड़ा, खाद नहीं मिला, दर दर जो बेचारे किसान भाई भटकते रहे खाद के लिए, बीज के लिए। अब ले दे के उनका धान जब हुआ है, एक तो पानी मौसम का भी मार इनको झेलना पड़ा पूरे किसान भाइयों को। अब थोड़ा बहुत धान हमारा बचा है, उसको बेचने के लिए हम देख रहे हैं जितने भी मंडी है वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। टोकन कट गया है सबका, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे किसानों के साथ, हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरह का जो है व्यवहार इनके साथ हो रहा है। तो मैं शासन प्रशासन सबको मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके मतलब धान खरीद केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए और हर गांव में जो है धान खरीदी होना चाहिए। जो टोकन कट गए वाकई में वहाँ खड़े हुए हैं बेचारे लोग, कोई कर्मचारी वहाँ नहीं पहुंचा है, तो शासन प्रशासन उनको तो मालूम है उनके कर्मचारी हड़ताल से गए, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। पर वो वाकई में हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में जो है ऐसी व्यवस्था कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई होना चाहिए और हमारे किसान भाइयों को इनका फायदा मिलना चाहिए। लगता क्या है मैडम कि लगातार धूप में बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं, सड़कों पे आना पड़ा, तो लगता क्या है कि शासन प्रशासन की मांगों पर देखेगा या फिर इनकी मांगों को संज्ञान में लिया जाएगा? हम चाहते हैं संज्ञान में ले, पर हम देख रहे हैं वाकई में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हमेशा मोदी जी बात करते हैं हम विकास कार्यक्रम, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम क्या देख रहे हैं हमारे किसान भाई जो रोड पे बैठना पड़ रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? गौरव दिवस मनाने की बात करें, कहाँ गौरव, किस उसमें हम गौरव दिवस यहाँ पर मनाए? और ये शासन जो है हर जगह जो है गौरव
दिवस मना रही है। तो ये गौरव दिवस है। हमारे किसान भाई जो रोड पे आ गए हैं, तो इनकी वैसा सबसे पहले किसान भाइयों की वैसा पूरी होनी चाहिए। इनका जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। जी, अभी जैसे आप लोगों की मांग पूरी होती, किसान भाइयों को मांग पूरी होती, आगे क्या रणनीति रहेगा, क्या रोड मैप आगे के लिए सोचिए? बिल्कुल, अगर किसान भाइयों की मांग पूरी नहीं होती, हम किसान भाई और उग्र आंदोलन करेंगे। और हम सब जो जनप्रतिनिधि पूरे किसान भाई हम सब जो है एक साथ जो है कलेक्टर के घेराव करेंगे। और बिल्कुल जब तक मांग पूरा नहीं होता, हम मांग पूरा जब तक नहीं होगा, हम बिल्कुल कोई ना कोई हम जो है निर्णय लेके ठोस कदम उठाएंगे। किसानों का कहना है कि वे बीते कई सालों से बांसला में धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक को लगातार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में उन्हें अपना धान बेचने के लिए दूर दराज के केंद्रों तक जाना पड़ता है, जिससे समय, पैसा और मेहनत तीनों बर्बाद होते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस ओर ध्यान कब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। किसानों की मांगों पर यदि ध्यान नहीं जाता है, उनकी समस्याओं पर भी शासन प्रशासन संज्ञान नहीं लेती, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक कि किसानों की समस्याएं हल न हो। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर पोलसाई पारा इलाके में हत्या नाली में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संजू यादव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। दुर्ग के पचरी पारा का रहने वाला था युवक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर पुलिस ने फॉरेंसिक के साथ में जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना है। संजू यादव के रूप में मृतक की पहचान हो गई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। साथ ही पुलिस ने फॉरेंसिक के साथ में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल दुर्ग से ये मामला सामने आया जहां पर इलाके में हत्या हो गई है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और युवक की शिनाख्त भी हो चुकी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि संजू यादव के रूप में मृतक की पहचान हुई है और साथ ही थाना कोतवाली दुर्ग में ये पूरा मामला दर्ज है। पोलसराय पारा इलाके की में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कल रात को 7 बजे मिला था। 7 बजे मिलने के बाद गया, उसके बाद सही था, उस टाइम नॉर्मल था, पिए भी नहीं थे। उसके बाद 10 बजे भी मिला लोग को। 10 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद का घटना है। वही आपसी में कोई किया गया, मारा गया, वैसी लग रहा है। अंदर में था वो, तो नाली के अंदर में फूल गया था बॉडी उसको। वहाँ में कैसे था? कुशल था? अच्छा था? क्या करता? नहीं, वो तो पान ठेला में जाता था। कल छुट्टी था, संडे था। क्या काम करता था? पान ठेला में वो पहले गैरेज जाता था गाड़ी बनाने, उसके बाद पान ठेला गया था। सर सुबह 9 बजे जब मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा एक साइड चल रहा है काम, तो देखा कि निगम वाले आ रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो भीड़ इकट्ठी थी, तो मैं भी खड़ा हो गया। देखा भाई क्या हुआ, देखा तो कोई बोले किसी को मार के फेंक दिया गया है, ऐसी आशंका थी। अभी कंफर्म नहीं है कि मार के फेंका गया है कि क्या हुआ है। तो निगम वाले जब फर्श हटा रहे थे तो पैर देखा, लड़का है करके, तो फिर पैर देखा तो फिर उसको निकाला गया और उसके बाद आपका सारे इकट्ठे हुए यहाँ पे, यही बोल रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। नागरिक यहीं का है? नागरिक तो यहीं का है। हुआ क्या है ये घटनाक्रम तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है दुर्ग शहर में समझ में नहीं आ रहा है। पिछले संडे एक मर्डर, आए दिन मर्डर, हो क्या रहा है। पुलिस पर मैं बुझेलाल साहब बोल रहा हूँ। दिन के दिन यहाँ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीच में पाई टंकी में भी वहाँ मर्डर पर या जो भी मार दी है, जबकि यहाँ पे आगे बच्चे का यहाँ भी कोई मार के डाल दिए है। अब क्राइम बढ़ते जा रहा है। और क्या उम्र का था लड़का? ये करीब 18-19 साल का है लड़का लगभग। क्या लगता है मर्डर का आशंका लग रहा है? हाँ, मर्डर का आशंका लग रहा है, क्योंकि इस नाली में कोई जा नहीं सकता अंदर। ये इतना बड़ा खुला नाली लगा है, उसके बाद अंदर चला गया है।
छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन को 12 महीने से घटाकर 6 महीने किए जाने के बाद में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोमवार को सक्ती में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी, परिजन, विशेषकर महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं और मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और उनका ये भी कहना था कि 6 महीने का वेतन मिलने पर परिवार कैसे चलेगा, क्या वे केवल 6 महीने का ही राशन खरीदें या फिर बच्चों को स्कूल भेजें। महिलाओं ने बताया कि सहकारी समिति के कर्मचारी सालों से किसानों का धान खरीदकर शासन का काम कर रहे हैं। अब हम उनकी समस्या है, कलेक्टर साहब का राय रहना मन आवेदन है, ज्ञापन रहे कि जो अभी ऑपरेटर मन हड़ताल करे हैं और मतलब 12 महीना के पेमेंट देते हैं पहली, तो अब 6 महीना कर दे तो मतलब सरकार से अनुरोध है तो 12 महीना करे, मतलब नियमितीकरण करे। कोई सभी विभाग में एक नियमितीकरण दे। मन बैंक के काम करते हैं, कृषि के काम करते हैं, मंडी के काम करते हैं, लेकिन कोई मन कर्मचारी नहीं कहलाए। तो सरकार से मतलब निवेदन है मतलब नियमितीकरण करे, एक विभाग ला दे। सरकार कलेक्टर जी कही है कि अब बात मैं सरकार तक पहुंचा बोले हैं, मैं मोर हाथ में नहीं बोली है तो हम कहे हैं आप पहुंचावा करके इतना अनुशासन है हम लोग का। इसमें गलत, इसमें सरकारी कर्मचारी में लगते और जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर में हम संविदा कर्म नहीं, तो मन काय आधार पे इसमें लगाए हैं मन के ऊपर। ये सरकार के शोषण है, ये अत्याचार है, ये ला बंद किया जाए। दबाव दिए जाते ऊपर से अधिकारी मन के ऊपर के ज्वाइन करा, नहीं तो तुम नौकरी से बर्खास्त किया जाये, तुम निरस्त कर दिया जाये, नौकरी से हटा दिया जाये करके दबाव दिए जाते। मैं ये बस सरकार से बोलना है कि ये 12 महीने का वेतन नहीं देते हुए 6 महीने जो घटा दी है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हम 6 महीने के वेतन में हम लोग क्या करेंगे? बच्चे लोगों का पढ़ाई उढ़ाई सब 6 महीने तक ही कट जाएगा क्या? और 6 महीने तक क्या करेंगे? और बाकी दिन 6 महीने बस खाना खाएंगे और 6 महीने बस भूखे बैठे रहेंगे। और बूढ़े सास ससुर घर में है, वो लोग कैसे करेंगे? दवाई ववाई कैसे खाएंगे? 6 महीने तक बस बैठे रहेंगे। और ऊपर से हमारे पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। हम लोग यही हड़ताल पे बैठे रहेंगे, भूख प्यास मरते हुए बस। सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 24 से 31 अक्टूबर तक आयोजित 17वीं अभिनेता अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 16वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट और 6वीं फेडरेशन कप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में खेले गए इन मुकाबलों में प्रदेश ने कुल 134 पदक जीते हैं, जिनमें से 44 स्वर्ण, 35 रजत और 55 कांस्य शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के 106 खिलाड़ियों और 5 कोच मैनेजर समेत कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 87 खिलाड़ी दुर्ग जिले के थे। राज्य कूडो संघ अध्यक्ष राजा कौशल ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में इस बार सर्वाधिक पदक मिले हैं। मैम मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। जापान गया था, इंडिया टीम से सेलेक्ट किया गया था। मैं पूरा श्रेय राजा सर को दूंगा और नीलिमा मैम को दूंगा, जिन्होंने मुझे इतना दूर मेहनत करके पहुंचाया और मैं नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल के आस में जाऊंगा। कितने बच्चे गए थे भारत में? भारत से जिसमें से 11 बच्चे गए थे, जिसमें से 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। इस जीत के पीछे कितनी मेहनत है, कितने सालों? इस जीत के पीछे 7 साल की मेहनत थी मैम, और अभी हाल ही में अभी फिर यूरेशिया कप के लिए सिलेक्शन के लिए जाना है। इस खेल से जब से जुड़ा मैं अक्षय कुमार सर, जो कि इनके चेयरमैन है, बॉलीवुड एक्टर हंसी मोहल वोरा सर, विश्वी सर, जैस्मिन सर, इन सभी का आशीर्वाद हमारा कूडो छत्तीसगढ़ पे सदा है। और उनकी मेहनत है, हमारे राजा कौशल सर की मेहनत है, जिसके मार्गदर्शन में हमने आज कोलकाता कस्टम विभाग में सिलेक्शन हुआ है और आगे वेरिफिकेशन बचे। लेकिन जैसे हमारे हंसी मोहल सर काम कर रहे हैं कूडो इंडिया लेवल पे, हमको पता है कि विश्वास है कि सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे जॉब भी फिक्स हो जाए। इस खेल के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होता है? यस मैम, इस खेल से जो भी बच्चे अगर 3 साल से कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो ब्लैक बेल्ट होते हैं, उसके बाद ब्लैक बेल्ट के थ्रू कहीं भी अपनी क्लासेस ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी अपना पैसे का साधन जो है, स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमा भी सकते हैं। मैडम 23 से 31 अक्टूबर तक गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल इंडोर स्टेडियम में
17वीं कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 16वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट एवं 6 फेडरेशन कप टूर्नामेंट आयोजित थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 111 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन तीनों टूर्नामेंट में 111 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए 134 मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने जिले का एवं अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बीजापुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में 9 मरीजों की आंखों में संक्रमण और गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे उनकी देखने की क्षमता प्रभावित हुई। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए इस घटना को लेकर 6 सदस्यों की जांच टीम भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी के नेतृत्व में भेजी और जांच टीम ने प्रभावित मरीजों से मुलाकात की है और अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत कर स्थिति की जांच की। कांग्रेस ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताया, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में ऑपरेशन के बाद में मरीजों की उचित देखभाल न करने और परिवार वालों की जानकारी न देने की बात सामने आई। वहीं जांच टीम ने बताया कि ऑपरेशन के बाद में मरीजों को जल्द ही घर भेज दिया गया है, जबकि उनकी हालत गंभीर है और 9 मरीजों को बाद में रायपुर के अस्पताल में रेफर किया गया। कांग्रेस की रिपोर्ट में इस घटना को आदिवासी स्वास्थ्य से खिलवाड़ और प्रदेश की सरकार की आप बताया गया है और सरकार के इस मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की गई और जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस की जांच टीम और सरकार की जांच टीम दोनों मामले की जांच में जुटी हुई है। और जो मरीजों को यहाँ ऑपरेशन करने लाया गया, सबसे पहले तो उन मरीजों के परिवारजनों को श्वास में नहीं लिया गया। उसके बाद मरीज वापस गांव जाते हैं, उनकी तबीयत फिर वहां खराब होती है। जो दिखने जो रोशनी था आंखों की वो भी धीरे धीरे मतलब खराब होते जा रहा था। तब भी वहां पर उन मरीजों के परिवारजनों को विश्वास में लेकर नहीं लाया गया और पूरे जो प्रथम दृष्टि था आज हम उन्होंने परिवारजनों से और जिला अस्पताल का दौरा किया और सभी से जो भी उस समय के डॉक्टर हैं या मितानिन है या जो भी है उनसे सबसे बात किया तो कहीं ना कहीं पूरी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इस पूरे लापरवाही नीचे से लेकर ऊपर तक दिख रही है। पहला, दूसरी चीज सरकार से हम पूछना चाहते हैं, अगर लापरवाही नहीं है तो आपने इस पूरे मामले को छुपाने का प्रयास क्यों किया? क्या ऐसा होता है कि आप 13 तारीख के रात को आनान फानान में गोपनीय ढंग से उन मरीजों को सीधा रायपुर पहुंचाते हैं? आखिर क्यों? इसकी जानकारी उन परिवारजनों को क्यों नहीं दिया गया? पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे जानकारी को छुपाने का प्रयास क्यों किया गया? सोशल मीडिया से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, किसी को पता तक नहीं चलवाया। मरीज वहां पर पहुंचे जब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने अधिकारियों से बात किया। फिर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को अवगत कराया, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महान जी अवगत कराया। तब उन्होंने संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल किया और जांच कमेटी बनाया और खुद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी अब तक जाकर उनकी से मिले। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है हमें इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरता गया है और बड़े लापरवाही और दोषियों को बचाने के लिए सरकार आनन फानन में इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और आज पर्यंत तक भी उन मरीजों से, उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया गया। आज हमने उनको बात किया, हमारे जांच कमेटी से लोगों ने हमसे बात किया, आज भी मिले, कहां है, कैसे है, किस हालत में उनकी रोशनी वापस आ रही है, नहीं आ रही है, ऑपरेशन सफल हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब पूरी वास्तविकता को छुपाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा, शासन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। और हमारा स्पष्ट आरोप है भाजपा सरकार पर, कभी हमारे चौधरी मंडा जी ने जैसा कहा कि जब भाजपा सरकार सत्ता में आती है इस तरह की घटना होती है, चाहे पड़वा गांव कांड जो बिलासपुर की बात हो, दंतेवाड़ा की बात हो और वर्तमान में बीजापुर की बात हो, इस तरह घटनाएं होती है और सरकार को दबाने का प्रयास सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है, लापरवाही हुआ है, दोषियों को बचाने का काम प्रशासन कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई हो, ये आज हम चाह रहे हैं। और उसके आगे हम कल रायपुर भी जा रहे हैं और मरीजों जो वहां भर्ती है उनसे भी मिलेंगे और मिलने के बाद हमारी विस्तृत रिपोर्ट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में भिलाई में जनसेना कलार समाज जन कल्याणकारी समिति द्वारा समाज के ईष्ट देव
सशस्त्र बाहु की जयंती पर सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया और इस अवसर पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने समाज के भवन के लिए भूमि पूजन किया है। और समाज के अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा ने बताया कि सशस्त्र बाहु भगवान की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और इस आयोजन में समाज के लोग अपने परिवार के साथ शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ी जल सेना सिन्हा कलाल समाज का एक बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ के विकास में है और आज सामाजिक भवन जो कोहका में है, इसको धीरे धीरे जो है 1983 से लगातार समाज का प्रयास रहा है कि क्योंकि सिन्हा समाज अपने लिए कभी नहीं जिया है, सर्व समाज के लिए जीता है। और यहाँ पे कोहका में रहने वाले लोग जो है इस भवन पे डिपेंड है। मात्र जहाँ पे लोग लाखों रुपए में भवन देते हैं, यहाँ 7,000 रुपए में भवन मिल जाता है और यहाँ पे लोग अपने छठी का, दसगाह का, शादी ब्याह का सारा आयोजन करते हैं। तो इस भवन का विकास बहुत आवश्यक था। इसके लिए अरुण साहू जी ने 20 लाख रुपए की राशि दी थी, जिसका आज भूमि पूजन मैं, हमारे भोजा सिन्हा जी, महापौर शशि सिन्हा जी, सुमन सिन्हा जी, हम सभी लोगों ने मिलकर किया है। अब इस भवन का विस्तार होगा। आने वाले समय में और कुछ योजनाएं हमने बनाई है ताकि इस हॉल का भी विकास हो और एक नए जगह पे हम जाएं, उसकी भी चिंता हम लोगों ने की है, तो उसे भी जो है जल्द पूरा किया जाएगा। और सिन्हा समाज में जो सामाजिक एकजुटता है संगठनात्मक रूप से, वो कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत पहले से जो है सिन्हा समाज के कार्यक्रमों में आना जाना हमेशा रहता है और हमारे आसपास जितने हमारे दोस्त मित्र आ रहे हैं सब समाज से ही हैं, तो इसमें तो हमेशा हम लोग सब साथ हैं। जन कल्याण समिति के तत्वाधान में सहस्त्र बाहु जयंती और सत्यनारायण की पूजा समाज के हमारे अध्यक्ष सुमन सागर सिन्हा जी के तत्वाधान में बहुत सफल आयोजन, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। समाज का जो अपना है उत्थान और सब सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करके समाज का मान सम्मान बढ़ाए। और मैं इस हमारे जन कल्याण समिति के अध्यक्ष को बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा पहल, उसका कार्य हमेशा सराहनीय रहता है और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देती हूँ। सहस्त्र बाहु भगवान हम कलार वंशज के भगवान है, तो हम उनको भी प्रणाम करते हुए आप सबको साधुवाद धन्यवाद। जो तिथि होती है, जो छठ पूजा के दिन होती है, उस दिन हमारा सहस्त्र बाहु जयंती मनाया जाता है और पूरे भिलाई में सुख शांति के लिए हम लोग ये लगभग 40 साल से यह पूजा लगातार कोरोना काल में भी हुआ है सत्यनारायण का था, जिससे कि भिलाई में जितने लोग निवास करते हैं सिन्हा समाज के लोग, उन लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह पूजा किया जाता है। सहस्त्र बाहु भगवान जिनकी आज पूजा अर्चना की है, वो समाज से कैसे जुड़े हैं, उन्हें समाज में क्या? हमारे इष्ट देव है और वो हमारे इष्ट देव है सहस्त्र बाहु भगवान, उसे हम उनका इष्ट परमेश्वर मानते हैं। आज कितने लोग शामिल हुए और क्या क्या कुछ खास कार्यक्रम रखा गया? आज लगभग 300 लोग शामिल हुए और हम लोग जो कि कैबिनेट मंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी के द्वारा 20 लाख रुपए की जो राशि हमें प्रदान हुई थी, उसका आज भूमि पूजन माननीय रिकेश सेन जी के द्वारा और समाज के लोगों के द्वारा किया गया। जी, समाज के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे पास? अब हमारा आने वाला 2 दिवसीय मिलन समारोह जो कि रजत जयंती, जो कि लगभग भिलाई में ये पहला ऐसा समाज होगा जो 50वां मिलन समारोह मनाने जा रहा होगा, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है अध्यक्ष के रूप में। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। उसमें मेडिकल कैंप, जॉब फेयर जैसे कुछ अच्छी योजनाएं उसमें ला रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। कल्याण समिति छत्तीसगढ़ जल सेना कलार समाज के तत्वाधान में आज हमारे सामाजिक भवन कोहका में हमारे लगभग सम्मानित सदस्य जो 250 से 300 के संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और हमारे समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन देव हमारे आराध्य देव हैं, उनके जयंती के पावन उपलक्ष्य में भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजा का आयोजन हमारे इस भवन प्रांगण में किया गया। जी, कितने लोग शामिल हुए थे और मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? हमारे समाज के लगभग 250 से 300 लोग उपस्थित हुए थे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री रिकेश सेन जी शामिल हुए।
भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद, ब्राह्मण को भोग लगाने के बाद भोजन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।